कल प्रश्न था कुछ लोगों का कि इसका मतलब है जो आज तक हमने लिखा वो बिल्कुल कुछ नहीं था। ऐसा होता है बहुत बार, लेकिन कुछ नहीं था ऐसा नहीं होता कि वो बेकार गया। बड़ी बिल्डिंग, जितनी बड़ी बिल्डिंग हम बनाना चाहते हैं उतनी ज़्यादा गहराई तक हमें उसकी नींव बनानी पड़ती है, और नींव में पड़ा हुआ सीमेंट बजरी वो बेकार नहीं कहा जाता उसे, वो बिल्डिंग को मजबूत करने के काम आता है। तो जो भी आज तक हमने किया है, लिखा है, यदि हमें आज लगता है कि वो पूरी तरह टेक्निकली वो ठीक नहीं भी है, तो उसे हम पैक कर सकते हैं। वो एक याददाश्त के तौर पर हमारे साथ रह सकता है। जब 2-4 साल 5 साल बाद पूरी तरह से हम परफेक्ट हो जाएं शायरी में, तो हम देख सकते हैं कि एक समय था कि हम कैसा लिखते थे। लेकिन ये बात पक्की है कि छंदबद्ध कविता, रवानी से भरी हुई कविता, रदीफ और काफिए वाली कविता ही कविता होती है। जो आप कहते हैं फ्री वर्स, छंदमुक्त और स्वच्छंद कविताएं, वो छंदबद्ध लिखने के बाद लिखी जाती हैं। जब आदमी को छंद का पूरा पता चल गया तो ही छंद को छोड़ेगा ना। जब छंद का पता ही नहीं है तो छोड़ेगा किसे? छंद छोड़ने के लिए छंद का आना बहुत जरूरी है। जब तक हमें छंद का ही पता नहीं, बहर का ही पता नहीं, हम कहें हम बिना बहर के लिख रहे हैं आजाद, क्या आजादी किससे हुई? हुई ही नहीं। तो वो किसी काबिल नहीं है, वो कविता है ही नहीं। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो फेसबुक पर दिखने वाली कविताएं या व्हाट्सएप पर घूमने वाली कविताओं में से 95% जो हैं वो कविताएं नहीं हैं, वो खारिज हैं, वो नहीं है कविताएं, याद रखिए। छपी हुई चीज़ों में से अगर वेट किया जाए उनको आज भी, तो 90% साहित्य जो है उसे गटर में डाल दिया जाएगा। छपा हुआ साहित्य जिस पर पुरस्कार मिल चुके हैं जिनको। तो इस तरह से किसी की उम्र इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो सही लिख रहा है, कि वो 70 के ऊपर चला गया इसलिए वो सही लिख रहा है, बिल्कुल नहीं। उसने दिल्ली से पुरस्कार लिया है साहित्य अकादमी, तो वो सही लिख रहा है, बिल्कुल नहीं। ये कोई सही सही है और गलत गलत है, कोई भी लिख रहा है, छोटा बच्चा लिख रहा है या 70 साल का आदमी लिख रहा है, सही सही ही है। और साहित्य वही है जो सही साहित्य है। ऐसे तुक्के मारनी हो तो वो साहित्य नहीं है। दूसरी बात, कल शालू मैम और एक और कोई आवाज़ बीच में थी कि जो मैंने बात कहनी है अगर वो मैं ना कह पाऊँ इसमें तो मुसीबत आ जाएगी। यही तो कविता है कि जो बात कहनी है उसे हमने उसके फ्रेम में लाना है, तभी तो हम कवि हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम कवि नहीं हैं। अब कोई जैसे पेंटर किसी को कह रहा हो कि सागर की जब पेंटिंग आप बनाओगे तो उसे आप नीला रंग इस्तेमाल करना, हल्का नीला। हम कहें नहीं जी मैंने पीला रंग इस्तेमाल करना है और कहना है इसे सागर, वो थोड़ी होगा। पीला रंग इस्तेमाल करके सागर कैसे कहेंगे उसको? आप कह तो देंगे, उसके ऊपर लिख देंगे आप सागर, समुद्र, ओशन, और नीचे येलो रंग कर देंगे, तो उसको कौन कहेगा कि ये सागर है? तो इसलिए लिखें हम कुछ भी, लेकिन वो कविता नहीं होगी। तो अभी जो पीछे हमने अभी तक सीखा, हमने बहर और छंद सीखे। बहर और छंद जो सही तरीके से निभा रहा था उसे टिक आते गए, वाह लिखा गया उसके लिए, बिल्कुल ठीक कमेंट बॉक्स में उसके लिए लिखा गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो कविता ठीक हो चुकी है। उसका छंद ठीक हो चुका है, उसकी लय ठीक हो चुकी है, उसकी रवानी ठीक हो चुकी है, उसके आगे भी कुछ चीज़ें हैं। और उसके आगे पहली चीज़ जो आती है वो है रदीफ और काफिया। अभी इसके आगे भी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। इसके आगे आता है रदीफ और काफिया। रदीफ और काफिया क्या है? काफिया है ध्वन्यात्मक समानता वाले शब्द, टोन जिनकी एक दूसरे से मिलती है। पार, आर, कार, थार, शार, ये सब काफिये हैं एक दूसरे के साथ। अब बंद है, बंद के साथ काफिया क्या होगा? छंद, आनंद, गंध, तंद, ये हो गए उसके साथ काफिया। रात के साथ कौन कौन से काफिया हो जाएंगे? औकात, बरसात, हाथ, आघात, ये रात के साथ काफिया हो जाएंगे। तो काफिया निभाने के लिए हमें पूरी तरह से व्यंजनों को समझना होगा, क्योंकि साहित्य है ही भाषाविदों की चीज़ कि अच्छे शब्द इस्तेमाल करके, रोचक शब्द इस्तेमाल करके हम अपनी बात को कहते हैं तो हम साहित्यकार हैं। नहीं कह पाते हैं तो हम साहित्यकार नहीं हैं, सीधी सी बात है। इतना ही है, ज़्यादा इसमें पेचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं कि मैं ये नहीं कह पा रहा हूँ तो क्या ये कविता नहीं। जब तक नहीं कह पा रहे हैं तब तक आप कविता नहीं सीख रहे हैं। जब आप कविता सीख लेंगे तो आप कहने भी लग जाएंगे, या जब आप कहने लग जाएंगे तो आप समझ लीजिएगा आपने कविता सीख ली, आपने कविता करना सीख लिया। मैंने कुछ उदाहरण इकट्ठे किए हैं। दुष्यंत
दुष्यंत कुमार की गजल आपने सुनी होगी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अब इसमें इन दो पंक्तियों में आप एक चीज देख रहे हैं कि चाहिए और चाहिए आखिर में, पंक्ति के बिल्कुल आखिर में, मिसरे के बिल्कुल आखिर में, उर्दू वालों के लिए मिसरा, उर्दू वालों को जो मिसरा है वो हिंदी वालों के लिए पंक्ति है। और एक और बात याद रखिए सारे साथियों कि हम ये कह के बच नहीं सकते कि मैं हिंदी वाला हूँ, मुझे उर्दू बिल्कुल नहीं आती, मैं उर्दू वाला हूँ, मुझे हिंदी बिल्कुल। अपने आसपास की भाषाएं आदमी को आनी चाहिए, साहित्यकार को खासतौर से, टीचर को और साहित्यकार को। हम टीचर भी हैं, साहित्य का भी शौक रखते हैं, साहित्यकार बनना भी चाहते हैं भी, तो हमें थोड़ा नॉलेज सब भाषाओं का होना चाहिए, एक भाषा पे अच्छी तरह से कमांड होनी चाहिए। तो मिसरा जो उर्दू में मिसरा है उसे ही हिंदी में हम पंक्ति कहते हैं। तो ये दो मिसरे जो हमने देखे, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इसमें दो चीजें हमने देखी हैं तकनीक के तौर पर। पहले बहर छंद तो हम समझ चुके हैं, रवानी समझ चुके हैं, उसके बाद की चीज जो एक और इसमें देखी, दो चीजें देखी। एक तो हमने देखा कि चाहिए, चाहिए लफ्ज जो है, चाहिए शब्द जो है वो दोनों पंक्तियों के आखिर में आ रहा है। दूसरा हमने इसमें देखा कि पिघलनी और निकलनी, इनकी टोन एक जैसी है, ध्वन्यात्मक समानता है। ध्वन्यात्मक समानता जिसे हिंदी में तुक और उर्दू में काफिया कहा जाता है। ठीक है, मुझे लगता है ये बात समझ आ गई है। तो अब इसमें दो चीजें हमने देखी, चाहिए आखिर में रिपीट हो रहा है और पिघलनी निकलनी इनकी टोन मिल रही है आपस में। तो जो पूरी तरह से रिपीट हो रहा है आखिर में, लेकिन याद रखिए पंक्ति के बिल्कुल आखिर में, मिसरे के बिल्कुल आखिर में जो पूरी तरह से रिपीट होता है उसे हम रदीफ कहते हैं, चाहे वो गजल में हो, चाहे नज्म में हो, चाहे गीत में हो, कहीं भी हो, उसे हम रदीफ कहेंगे। और जो उसके पीछे, अब रदीफ समझ आ गया, तो रदीफ के पीछे, एन पीछे जो शब्द है वो काफिया है, लेकिन अगर उसकी ध्वन्यात्मक समानता है, अगर नहीं है तो काफिया दोष कहते हैं उसे, दोष, अवगुण, वो दोष आ गया, उसका कमजोरी आ गई। कहते हैं ये गजल काफिये से खारिज है, ये नज्म काफिये से खारिज है, इस तरह से कहा जाता है। तो अब निकलनी चाहिए, पिघलनी चाहिए, यहां हमें समझ आ गया कि चाहिए जो है, अब पहले दो मिसरे जो हैं ये कानून बना देते हैं। ये भी आप ध्यान से समझिए इस बात को कि पहले दो मिसरे जो हैं वो कानून बना देते हैं एक किस्म का, कि अब आगे की सारी गजल में या सारी नज्म में या सारी कविता में या सारे गीत में रदीफ रहेगा चाहिए और काफिया रहेगा निकलनी, पिघलनी, सहलनी, मचलनी, इस प्रकार से। अब देखिए दुष्यंत कुमार जी की गजल पढ़ें अगर हम, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि चाहिए आ ही आ रहा है। इसमें एक ऐसी पंक्ति है जो बिल्कुल स्वतंत्र है, जिसमें कुछ नहीं आ रहा, ना रदीफ आ रहा है, ना काफिया आ रहा है। लेकिन जिसमें काफिया आ रहा है उसमें रदीफ आ रहा है, या जिसमें रदीफ आ रहा है उसमें काफिया आ रहा है, तभी ये रचना संपूर्ण रचना बन रही है। इस पूरी गजल में, ये नेट पे भी अगर इस गजल को आप देखें तो इसमें चाहिए जो है हर इवन नंबर जो हम कहते हैं, पहले तो पहले दूसरे में आया, वहां कानून बन गया। इसके बाद हर गजल में ऐसा होता है कि हर इवन मिसरा, चौथा, छठा, आठवां, 10वां, 12वां, हर इवन मिसरे में फिर काफिये और रदीफ का आना लाजिम गिना जाता है। नहीं है तो दोष है, वो गजल नहीं है, उसे हम गजल नहीं कह सकते। और हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम ऐसा लिख चुके हैं तो उसके साथ मोह इतना ही रखिए कि वो हमारी रिकॉर्ड कॉपी है, जिसे हम बाद में देख सकते हैं। लिखी है, हमें पता है ये खारिज है, तकनीक के लक्षण पूरे नहीं करती, उसे हम निकाल कर साइड रख देते हैं रिकॉर्ड के लिए कि मैंने कभी ये भी लिखी थी लेकिन ये ठीक नहीं है, इसलिए लोगों तक इसे मैं नहीं पहुंचाऊंगा, नहीं पहुंचाऊंगी। इसी प्रकार अभी देखिए काफिया और रदीफ की बात पे, कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयसर नहीं शहर के लिए। सुनी होगी ये गजल भी आपने। तो यहां पर आप देखते हैं इन दोनों पहले दो मिसरों में, दो पंक्तियों में आप देखेंगे कि के लिए ये दो
शब्द हैं, दो लफ्ज हैं आखिर में जो रिपीट हो रहे हैं। ऊपर वाली गजल में हमने देखा, ऊपर वाली गजल में एक शब्द था चाहिए, और यहाँ दो हो रहे हैं, चार भी हो सकते हैं। आपने वो गजल जिगर मुरादाबादी की सुनी होगी कुछ लोगों ने, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कितना बड़ा रदीफ है इसका, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अब इस गजल में ये इसकी मजबूरी है कि शुरू से लेकर अंत तक तुम्हें याद हो कि ना याद हो का पीछा या उसे हम नहीं छोड़ सकते, और इसके पीछे आ काफिया है। करार था, निवाह का, इसमें आ की आ का काफिया है, वो यहां भी मैंने उदाहरण में एक उठाया है। तो यहां पहली गजल में हमने चाहिए देखा, रदीफ चाहिए है, काफिया है पिघलनी, निकलनी, हिलनी, चलनी, बदलनी, जलनी। दूसरी गजल में हमने देखा, दूसरी गजल के पहले ही दो मिसरे जब हमने देखे तो उसमें था के लिए। तो इसके पीछे क्या है, घर और शहर। तो अब हमें समझना चाहिए कि जो के लिए है रदीफ है, और इसके पीछे अर काफिया है, अर घर शहर। तो अर क्या बना है, अर किसी भी शब्द में अर जोड़ के, कर, शहर, बहर, रह, गुजर, इस प्रकार। अब इस पूरी गजल को अगर हम देखें, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, न हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, खुदा सही न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो हो नज़र के लिए। अब पूरी गजल में अर, नज़र, पूरे काफी अगर इसके देखे जाएं, घर, शहर, उम्र, सफर, नजर। हालांकि उम्र होता है, शब्द उम्र है, पर इतनी सी शायर को कहीं कहीं छूट मिल जाती है कि उम्र को उम्र लिख दे, शहर को शहर लिख दे, नजर, असर, गुलमहर। तो के लिए जो है वो इसका रदीफ आ गया। अब कई बार हमें लगता है, एक बार ऐसे ही एक मुशायरा नहीं था, कवि गोष्ठी थी, तो मैंने किसी से कहा होगा कि जनाब आपका काफिया टूट रहा है, तो वो बहुत नाराज हुए मुझ पर। उसके बाद एक और शायर बोलने लगे, तो उन्होंने अपना, बहुत बड़े शायर थे जो उसके बाद बोले, अच्छे शायर थे, तो उन्होंने जब आ काफिया रखा तो उनको आ काफिया की समझ नहीं थी, जो पहले जिनकी मैंने गलती निकाली थी। अब वो मुझे कहते हैं, अब देखो अब कहाँ काफिया, आप मेरी गलती निकाल रहे थे, क्योंकि उनको आ काफिया की समझ नहीं थी। इसलिए हमें आ काफिया भी समझना चाहिए, क्योंकि स्वर, काफिया क्या है, स्वर है, वावल्स हैं, टोन है। अब यहां मैं कब कहता हूं वो अच्छा बहुत है, मैं कब कहता हूं वो अच्छा बहुत है, मगर उसने मुझे चाहा बहुत है। अब इसमें रदीफ जो है वो है बहुत है, दोनों जगह बहुत है आ गया, और इसके पीछे क्या है, अच्छा, चाहा, चाहा और अच्छा, यानी आ पे खत्म होने वाले शब्द। अब देखिए, मैं कब कहता हूं वो अच्छा बहुत है, मगर उसने मुझे चाहा बहुत है, खुदा इस शहर को महफूज रखे, ये बच्चों की तरह हंसता बहुत है। अब बहुत है, बहुत है, बहुत है, ये तो आना ही आना है अब आखिर तक। तो इसके पीछे आना है आ बहुत है, क्या बहुत है। इसमें जैसे काफिया है, अच्छा, चाहा, हंसता, खतरा, रोता, गहरा, प्यासा, लम्हा, संजीदा, मेरा हंसना जरूरी हो गया है, यहाँ हर शख्स संजीदा बहुत है। तो इस प्रकार प्यारे दोस्तों, ये है तरीका किसी भी नज्म को, किसी भी गजल को, किसी भी गीत को, किसी भी कविता को, किसी भी पद्य रचना को, कुल मिलाकर हम कहें किसी भी पद्य रचना को लक्षण से, लवाजमात से भरपूर करने का, तकनीक से भरने का, जिसके बाद वो बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत प्यारी हो जाती है। अगर ये हम सब कुछ नहीं करते, नहीं करना चाहते या नहीं करते, तो फिर हमें कवि होने का, कम से कम शायर होने का, शायर कहलाने का हमें हक नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलना भी नहीं चाहिए। और लेकिन हम मिसगाइड कर रहे होते हैं दूसरों को भी और खुद को भी। सबसे बड़ा है खुद को आत्ममुग्ध जिसे कहते हैं, आत्ममुग्ध हो गए होते हैं कि हम ठीक लिख रहे हैं, हम ठीक लिख रहे हैं। आंखें बंद कर देते हैं, हम कोई समझा रहा है, हम आंखें बंद कर लेते हैं, नहीं मेरा ठीक है, मेरा ठीक है, मेरा ठीक है। वो नहीं, हमें देखना है कि मेरा अगर गलत है तो उस गलती को हम सुधार करें। इतना आसान है। आपने देखा पिछले दिनों से हम जब, कितने 3 दिन हुए, बड़ी जल्दी से हमने
छंद को पकड़ा है, बहर को पकड़ा है, मुश्किल नहीं है। अब सिर्फ रह गई बात कि कैसे वही शब्द आए जो हम चाहते हैं, वही शब्द आए जिसमें हमारा जो जो मन की बात है वो पूरी की पूरी उतर जाए। जिस शब्द में हम वो चाहते हैं तो वो शब्द भी आ जाएंगे, प्रैक्टिस से आएंगे। जितना हम अभ्यास करेंगे शब्द अपने आप टिकते जाएंगे। संजय जी पूछ रहे हैं, सर आज तक जितनी भी डोगरी कविताएं लिखी गई हैं, खासकर पुराने राइटर्स की द्वारा, क्या वो सब कविताएं बहर में हैं? हाँ बिल्कुल, पुराने राइटर्स की जो है वो बहर में थी। लाला रामधन की, कवि दत्तू की, रुद्रदत्त की, इन सब की कविताएं जो हैं वो पूरी तरह बहर में थी। इंकलाबी जी का प्रश्न है कि डोगरी में जो पुरानी कविताएं लिखी गई हैं क्या वो बहर में हैं? तो ये हमें जांचना है कि किस किस की हैं। तो बिल्कुल जिन्हें हम पुराने आदिकालीन कवि कहते हैं डोगरी के, उनकी पूरी तरह बहर में है। उसके बाद मधुकर जी आ गए, पूरी तरह बहर में है। उसके बाद एक दौर ऐसा, ये कहना नहीं चाहिए ऐसे इस मंच से, लेकिन उसके बाद एक दौर ऐसा आया है कि लोग आत्ममुग्ध हो गए। उन्होंने किसी से ना सीखना चाहा, ना किसी को सिखाना चाहा। ये सोच लिया कि मैं ठीक ही हूँ। उसमें बहुत सारी गलतियां हुई हैं, बहुत सारी गलतियां हुई हैं। आलोचना का स्तर गिर गया। आलोचना इंसान देख कर की जाने लगी। आलोचना होनी चाहिए रचना की। इंसान नाराज ना हो जाए, खुश करना है, ये करना है, वो नहीं होना चाहिए। तो इनकलाबी साहब, हमें ये सवाल एक दूसरे से पूछने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम ये तकनीक सीख लेंगे। हम खुद जांचेंगे, हम खुद लेख लिख पाएंगे उन पे कि कौन सी कविता जो है वो छंद में है, बहर में है, तकनीक की पूरी है, और कौन सी कविता जो है वो तकनीक से खारिज है। हम आलोचना कर पाएंगे, समालोचना जिसे कहते हैं, कि तारीफ भी कर लेंगे और उसमें जो बुराई है वो भी दिखा पाएंगे जब हम ये सारी तकनीकें सीख लेंगे। एक दूसरे से पूछ के आज अगर मैं आपसे कह दूं कि फलाने की कविता गलत है और फलाने की सही है, आप क्यों विश्वास करने लगे? ना करिए। मैं कहूँगा कि ना करिए। मेरे कहने से क्या होता है, आप खुद देखिए कि क्या उसमें तकनीक निभाई गई है। अब एक मापदंड दे दिया गया कि ये किलो का है, ये 2 किलो है। आप देख लीजिए कितना है सामान। कोई भी अनाज आपने तोलना है, आपको तराजू दे दिया जाए, आपको पूरे वेट्स मेजर्स जो हैं वो दे दिए जाएं, तो हम खुद तोल लेंगे। कोई किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या इसका वेट इतना है कि नहीं है। तो ये जो तकनीक है ये वही मेजर है। जो आलोचना करना चाहते हैं, आलोचना लिखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये सीखना जरूरी है, और जो कविता करना चाहते हैं उनके लिए भी यह सीखना बहुत ही जरूरी है। अंतिमा मैम कह रही हैं, और शायद शिवा हाजमी में आई नो सर की रदीफ और काफिया गजल तक ही महदूद है। हाँ शिवा मैम, नहीं, बिल्कुल नहीं। नज्म कोई भी चीज हमने लिखनी हो, एक जो आजाद नज्म है, अब मैं, लेकिन वो भी मैं रिकमेंड ही नहीं करता। जब तक हम पूरी तरह से रदीफ, काफिया और बहर सीख नहीं लेते तब तक हमें इन्हें छोड़ने का हक नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमने क्या छोड़ा, तो कविता अच्छी नहीं होगी। लेकिन जब तक इनमें लिखते हैं हम, तो रदीफ और काफिया गजल में, नज्म में, मसनवी में, मरसिया में, महाकाव्य में, खंड काव्य में, हर एक चीज में बहुत ही जरूरी नहीं, पहली जरूरत है। रदीफ छोड़कर गजल हो सकती है, कविता हो सकती है, उसे बेमुरद्दफ कहते हैं, कोई बात नहीं। जिसके आखिर में काफिया हो, यानी काफिया के बाद कोई शब्द ना हो, काफिया के बाद कोई भी शब्द ना हो, बेमुरद्दफ नज्म कहा जाएगा, बेमुरद्दफ गजल कहा जाएगा। लेकिन अगर एक बार हमने रूल बना लिया शुरू में कि ये काफिया है और ये रदीफ है, तो उसे तो निभाना पड़ेगा आखिर तक। अमित जी का प्रश्न था, सबके लिए ये कारगर है। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम एक एक शब्द सीखने लगे कि एक शब्द की कितनी गिनती है, तो पूरी उम्र भी लग जाए हम नहीं सीख पाएंगे। हमें रूल्स सीखने होंगे। हमें 2 चीजें सीखनी है। एक तो गिनती का रूल क्या है, मेजरमेंट कैसे करते हैं उसकी हम, ठीक है। दूसरा, कान की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, हमें सुनने की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी कि हमें सुनते हुए ये समझ आ जाए कि इसकी इतनी मात्राएं हैं। 2 चीजें हमें करनी पड़ेंगी। ऐसे लफ्ज़ों को हम रट नहीं पाएंगे कि इस लफ्ज़ की गिनती इतनी है, इस लफ्ज़ की इतनी, कितने लफ्ज़ रटेंगे हम। तो हमें सीखना ये है कि गिनती की कैसे जाती है। अब इन्होंने पूछा है दित्ती। अब जो दित्ती शब्द है, इसमें दी, त आधा, त के साथ ई की मात्रा, तो नेचुरली ये 2-2 है, 2-2। लेकिन जब दित्तियां बोलते हैं, दित्तियां, तो ये 1-1-2 हो जाता है या 2-2 हो जाता है, फिर भी दित्तियां। हाँ, दित्तियां कई बार कविता में गल्ला कित्तियां, बाखां दित्तियां, इस तरह से यूज होगा। अगर दित्तियां, फिर 2-1-2 हो जाएगा। कहां कितना जोर पड़ रहा है। अभी चमन लाल जी का प्रश्न है त्रै, तो ये मैंने कल भी समझाया था, इसलिए एक यहां हमने इसलिए रखा कि यहीं प्रश्न का उत्तर आ जाएगा तो वहां समझ आ जाएगा। त्रै, तो त्रै में क्या है, त आधा है,
र पूरा है और र के साथ ए की मात्रा है, तो नेचुरली दो मात्राएं हैं। क्यों? क्योंकि दो से ज्यादा होती ही नहीं। ये आधे को पूरा गुरु खा जा रहा है, दो जो है वो आधे को खा जा रहा है। ये कल हमने समाज का उदाहरण देके कहा था कि अमीर लोग जैसे गरीबों को खा जाते हैं। ये जो गुरु है, गुरु या जैसे उर्दू में दो की गिनती जिसकी की जाती है, ये आधे को खा जाता है अगर इसके साथ आधा हो। फिर गणेश जी के प्रश्न हैं, इनके बहुत अच्छे प्रश्न हैं। कविता कोई भी काव्य रचना है, क्या उसके अंत में लघु गुरु या इसमें से किसी तरह की कोई गिनती जरूरी है? तो वो तो जो नियम हमने बना लिया, एक बार हमने कविता लिखने का जो नियम बना लिया उसी तरह से नियम बनाने हैं। लेकिन हाँ, जब दोहा लिखते हैं तो उसके अंत में लघु ही चाहिए। दोहे के 4 चरण होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो वहाँ कानून है कि लघु होना चाहिए या गुरु होना चाहिए, या गुरु लघु होना चाहिए या लघु गुरु होना चाहिए, उसमें कानून है। 1-2 होना चाहिए, 2-1 होना चाहिए, इस तरह के कानून वहाँ हैं दोहे वगैरह में। लेकिन अमूमन जब हम खुद एक छंद तैयार कर रहे हैं, अपनी कविता लिख रहे हैं, उसका एक हम खुद एक बनाते, लिबास बनाते हैं उसका, समझ लीजिए सांचा बनाते हैं, तो वहाँ हम पर निर्भर करता है कि अंत में हमने अगर लघु रखा है तो फिर आखिर तक लघु रखना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न यही है इनका कि जिस तरह से हम कविता की शुरुआत करते हैं, क्या उसको पूरी तरह आखिर तक वैसे ही निभाना पड़ेगा? बिल्कुल निभाना पड़ेगा। तब तक निभाना पड़ेगा जब तक हम पारंगत, पूरी तरह से छंद पर पूरा कंट्रोल जब तक हम नहीं कर पाते, तब तक हमें वैसे ही निभाना पड़ेगा जैसे शुरुआत की है। जब हम उस पर बहुत दक्ष हो जाते हैं, बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर प्रयोग करते रहें। प्रयोग तभी होंगे। अब जब भी आप गाड़ी सीख रहे हैं, गाड़ी के उदाहरण से बार बार मैं समझाता हूँ, क्योंकि आसानी से समझ आ जाती है बात, तो हमें पूरा समझाया जाता है, ऐसे देखो, वैसे देखो, उधर देखो, उधर देखो। जब लड़के बहुत ट्रेन हो जाते हैं तो इधर उधर कट मारते हैं, लेकिन उस कट में ये ध्यान रखना होता है एक्सीडेंट ना हो जाए। एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को चोट लग सकती है, खुद लग सकती है। तो जो कविता में छंद बदलना है, स्टाइल नए नए स्टाइल इस्तेमाल करने हैं, वो हमारे ऊपर है कि हम कितना अभ्यास कर चुके हैं, शब्दों पर हमारा कितना कंट्रोल आ चुका है, छंद पर हमारा कितना कंट्रोल आ चुका है। जब पूरी तरह छंद पर कंट्रोल आ जाता है तो हम स्वच्छंद लिख सकते हैं, हम छंद मुक्त लिख सकते हैं, तब, उससे पहले नहीं। सबसे पहला सबक है छंद, छंदबद्ध लिखना है, तकनीक पूरी निभा कर लिखना है। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं अपनी तरह से, जैसे भी हम करना चाहें। तब तक नहीं। तब तक अगर हम एक्सपेरिमेंट करने लगे तो गलत कविताएं होंगी, वैसी ही जैसी आजकल हम फेसबुक पर देखते हैं 95% कविताएं। तो आज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा सब लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग तो बहुत ही अच्छा लिख रहे हैं, हैरान करने वाला लिख रहे हैं। तो ऐसे ही हमें उम्मीदें भी होनी चाहिए, एक दूसरे से हम बहुत कुछ सीखें। जैसे सईद साहब ने मुझे आज वो जूम की कुछ चीज़ें सिखाई थी, लेकिन किस्मत मेरी अच्छी नहीं थी कि वो टैब ने मेरा साथ नहीं दिया। एक दूसरे से बहुत कुछ सीखें, ऐसी वर्कशॉप्स का यही उद्देश्य होना चाहिए, यही लक्ष्य होना चाहिए। शुभकामनाएं। अब वहाँ चलते हैं सीधे जो पोस्ट की हुई है रदीफ और काफिया वाली। धन्यवाद दोस्तों।